स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि जीएसटी किस तरीके से लगाया जाए, उस पर क्या रेट लगेगा और जीएसटी किस वैल्यू पर लगाया जाएगा और किस डेट पर जीएसटी ड्यू होगा, ताकि जल्दी से जल्दी जीएसटी रिकवर किया जा सके। तो कभी भी कोई भी पर्सन जब भी सप्लाई ये ऑफ गुड्स या सर्विसेज करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिसाइड किया जाए या ये एक प्रॉपर तरीका अपनाया जाए ये डिसाइड करने के लिए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। हालांकि देखने में ये आपको पॉइंट बहुत इजी लग रहा है कि इट्स वेरी इजी टू डिसाइड कि जब आपने सप्लाई किया वही आपका टाइम माना जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो अब हम एक एक करके सारे प्रोविजंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है कि जीएसटी के अंतर्गत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का या उसका पता लगाने का जो रीज़न है वो यही है कि सरकार चाहती है कि जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो तुरंत ही जीएसटी चार्ज किया जाए और उसको रिकवरी मेन है उसकी रिकवरी। तो डेफिनेटली जीएसटी तभी सरकार को मिलेगा जब टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड होगा, राइट। तो जीएसटी का क्या रेट लगेगा उस समय, ऑब्वियसली आपके सप्लाई के टाइम के आधार पर टैक्स के रेट्स लगते हैं। मे बी आपने सप्लाई अगर थोड़ा लेट की तो मे बी हो सकता है तब तक गवर्नमेंट जो है टैक्स के रेट में कोई परिवर्तन कर दे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये देखना कि किस वैल्यू पे टैक्स लगना है, किस रेट से लगना है और किस डेट पर ये टैक्स जो है ड्यू होना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। छोटे छोटे डायग्राम्स दे रखे हैं तो बहुत ही ईजी हैं इस ऐसे टॉपिक्स को समझना। तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो लाइबिलिटी कैसे राइज होती है जब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता होता है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों किए जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा और सर्विसेज का क्या रहेगा। ऑलमोस्ट प्रोविज़न सेम रहेंगे, लेकिन हमने इन दोनों को अलग अलग किया है, तो हम इनके प्रोविज़न को भी अलग अलग चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले आ रहा है हाँ जी, सबसे पहले आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना है कि वो कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है और सर्विसेज की सप्लाई के लिए जो टाइम बताया जाता है दैट इज़ सेक्शन 13। चलिए अब इस डायग्राम में आ जाते हैं। सेक्शन 12 के हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे डिसाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, राइट। जैसे सबसे पहला पार्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। और अगर ये सेक्शन आपको ध्यान नहीं रहते तो आप इसके नंबरिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे 2, 3, 4 एंड 5, ओके। और दूसरा है हमारा सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, तीसरा है हमारा इनकेस सप्लाई वाउचर के द्वारा की जाती है, और चौथा है जो बाकी के प्रोविज़न जो बचे हुए हैं जो इन तीनों में नहीं आ रहे वो इस प्रोविज़न वो 12 पार्ट 5 में आ जाएंगे। तो हम एक एक करके इनको अब चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखिए नॉर्मल रूल क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उसको जीएसटी देने का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, सप्लायर की है। तो नॉर्मल कंडीशन में सप्लायर ही वो पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन, जो जीएसटी पे करता है, ठीक है। तो अब अगर सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है तो हम उसे सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 बातें हैं जो बड़ी ध्यान से आपको देखनी है, मैं डायग्राम से आपको और अच्छे से समझा पाऊँगी। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्लियर हो गया, हमारी मेन हेडिंग ये है। अब इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, आपको ये देखना है। एक इस तरफ पॉइंट है, एक इधर है, इन दोनों में जो डेट, ये 2 डेट्स हैं, ठीक है। एक डेट इधर दे रखी है और एक इधर दे रखी है। इन दोनों में जो डेट सबसे पहले आएगी अर्लियर, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर 2 डेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। जो भी अर्लियर होगी यानी जो पहले डेट आएगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। और जो डेट ऑफ जैसे मान लीजिए जो दूसरा पार्ट है ना, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट का, जैसे पहला तो हो गया हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। पहले तो इसके
क्लियर करते हैं ये क्या चीज़ है। जब भी सप्लाई किया जाता है गुड्स का तो ऑब्वियसली सप्लायर की एक ड्यूटी है कि वो इन्वॉइस इशू करता है, ठीक है, ओके। तो इन्वॉइस इशू करता है तो जिस डेट पर उसने इन्वॉइस इशू किया है वो डेट आपको लेनी है। अगर मान लीजिए उसने इन्वॉइस इशू नहीं किया है तो हम वो डेट देखेंगे जो डेट लीगली बनती है इन्वॉइस, मतलब जिसे हम कहते हैं ना लास्ट डेट। तो जिस डेट तक इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो डेट हमको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर तो उसने एक्चुअल इन्वॉइस इशू किया है तो एक्चुअल डेट लेंगे, अदरवाइज़ जो डेट होनी चाहिए लास्ट डेट वो आपको लेनी है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक दिखाई दे जाएगी। अब डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, यहाँ तो आप इन्वॉइस इशू कर रहे हो। इन्वॉइस कौन इशू करता है? जो सामान देता है यानी सप्लायर है, ठीक है। अब उसको क्या मिलता है? उसको पेमेंट भी तो मिलेगा ना। तो हम देखेंगे दूसरे केस में पेमेंट की डेट क्या है। अब पेमेंट की डेट भी दो हो सकती हैं, वो क्या क्या है? एक तो जब पेमेंट के लिए एंट्री आपने क्या की, अपने बुक्स में आपने एंट्री कर दी है, जिस डेट पर पेमेंट की एंट्री बुक्स में हुई है वो, या जिस डेट पर आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, आपने जब अपने अकाउंट्स में एंट्री की है या तो वो डेट, या जब बैंक में आपके अकाउंट में पैसा आ गया है वो, तो इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर होगी वही डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कहलाएगी, ओके। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको वापस लेके जाती हूँ इसकी ओरिजिनल कंडीशन में। फिर से आ रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज पहला पार्ट था किसका? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या डिसाइड करेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दो चीज़ें, दो डेट्स, दोनों में जो डेट अर्ली होगी वही हमने लेनी है। एक होगी इन्वॉइस से रिलेटेड और एक होगी पेमेंट से रिलेटेड। इन्वॉइस में दो बातें हो सकती हैं, अगर आप इन्वॉइस इशू करते हो तो वो डेट, और इन्वॉइस इशू नहीं करते हो तो लास्ट डेट, ठीक है। और पेमेंट में भी दो डेट हो सकती हैं, एक जब आपने बुक्स में एंट्री की है या एक जब आपके बैंक में पैसा आया है। इन दोनों में भी जो अर्लियर होगा वो ले लेना है। अब आपको डेट्स क्लियर हो गई, इन दोनों में जो अर्लियर होगी वो यहाँ आएगी, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई, पहला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब इसके साथ एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है। क्या? कई बार क्या होता है कि हमें जब भी कोई सामान लेना होता है तो हम सप्लायर को कुछ एडवांस मनी देते हैं, राइट। तो उस एडवांस मनी का क्या सीन रहेगा? क्या उस पर जीएसटी लागू होगा? देखिए नहीं, इस केस में ये कहा गया, एक बल्कि एक नोटिफिकेशन आया था हमारा सरकार का 15/11/2018 को, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर कौन होते हैं? जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं उनको छोड़कर जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, जो सप्लायर है, उसके ऊपर ये सीन लागू नहीं होता। यानी अगर कोई एडवांस उसको मिला है तो उस एडवांस के ऊपर क्या करना है, उसको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ओके। तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का कोई सीन नहीं रहेगा। तो उस केस में हमने ये देखना है कि अगर एडवांस का सीन है तो वहाँ पर आपको देखना है वही सेम चीज़, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली, ठीक है। फर्स्ट नंबर वाली देखनी है कि आपको या तो डेट ऑफ इशू लेना है या फिर आपको लास्ट डेट लेना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अब आपको हम ले चलते हैं आगे। सॉरी, ये शायद 2 बार हो चुका है, हाँ तीसरे इस पे आ रही हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इन्वॉइस। लास्ट डेट का मतलब क्या है कि जिस डेट पर इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था बट आपने नहीं किया है, ठीक है। अभी इसमें दो चीज़ें हैं ध्यान में रखना। एक, जब आप सप्लाई कर देते हो गुड्स की, मतलब मूवमेंट हो गया गुड्स का, मूवमेंट हो गया मतलब आपसे हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है, मतलब एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो गया गुड्स का। अभी डिलीवरी प्रॉपर हुई नहीं है, सिर्फ एक आपने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें इसके दो पार्ट्स हैं। लास्ट डेट हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है कि लास्ट डेट इशू की क्या है, किस चीज़ की इशू की? इनवॉइस के इशू की लास्ट डेट क्या है। उसमें हम देखेंगे कि अगर तो गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, देन डेट रहेगी हमारी बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन आपने गुड्स रिमूव करना शुरू किया, ठीक है, या तो उस डेट पर या उससे पहले, अगर मूवमेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई और केस है तो सिर्फ आप सीधा डिलीवरी पे आ जाएंगे कि डिलीवरी के दिन या डिलीवरी से पहले।
फिर से बता रही हूँ, लास्ट डेट के लिए दो चीज़ें हैं। अगर गुड्स की मूवमेंट हुई है तो मूवमेंट वाली डेट से पहले या उस दिन, और अगर डिलीवरी हो चुकी मतलब और कोई केस है मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है तो डिलीवरी वाला टाइम या डिलीवरी से पहले वाला दिन। इन दोनों डेट्स में से जो है या तो मूवमेंट हुई होगी या फिर डिलीवरी हुई होगी, एक ही चीज़ होगी, एक टाइम में एक ही चीज़ हो पाएगी। तो जो डेट आपको अवेलेबल हो क्वेश्चन में वही आपको लेनी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी। जैसे मिस्टर ए है, उसने सेल किया है गुड्स को मिस्टर वाई को। कितने की गुड्स हैं? 2 लाख की। एक्स कौन है? सप्लायर है। वाई कौन है? बायर है। ठीक हो गया। इनवॉइस उसने इशू कर दिया, ओके, इशू हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। इसने इनवॉइस इशू कर दिया है इसने 15 जनवरी का, और पेमेंट इसको मिल गई है 31 जनवरी की। तो हमारा क्या सीन था? इनवॉइस इशू करने की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में जो अर्लियर हो, तो अर्लियर डेट कौन सी है ज़रा बताएं? 15 जनवरी और 31 जनवरी में हमारी 15 जनवरी बनती है। तो क्या होगा हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अर्लीस्ट ऑफ बोथ डेट्स, एंड अर्लीस्ट डेट तो हमारी 15 जनवरी है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। कौन सा था? सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अभी आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अभी रिवर्स चार्ज का हम क्लियर कर चुके हैं एक वीडियो में अपना टॉपिक। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या है कि सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करना है बल्कि रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है, यानी कि जिसको सप्लाई आप कर रहे हो उसे जीएसटी पे करना है। हालांकि नॉर्मल रूल कहता है कि सप्लायर को जीएसटी पे करना है। तो अगर सप्लायर को ना नहीं पे करना, रिसिपिएंट को पे करना है, उसे हम बोलते हैं सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है। अब इस केस में आप देखना, इस केस में आपके पास 3 डेट्स हैं। पहली वाली में कितने थी? 2 डेट्स थी, राइट। इसमें 3 डेट्स हैं, और इन तीनों में जो डेट सबसे पहले हो वही हमारा होगा सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है। तो पहली डेट क्या है? जिस डेट पर गुड्स मिली। अभी देखो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, वो जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट। पहले वाला हमने टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, क्योंकि जीएसटी वो पे कर रहा था। यहाँ पर जीएसटी कौन पे कर रहा है? रिसिपिएंट पे कर रहा है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो अब हम दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है। तो अभी दूसरा पर्सन कौन है? जो गुड्स ले रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको गुड्स मिली कब है, जिस डेट पर गुड्स मिली, एक तो वो डेट। दूसरा, जिस डेट पर उसने पेमेंट करी, ऑब्वियसली वो पेमेंट करेगा ना। अभी पेमेंट का क्या सीन है? हमने रिसीव करने की पेमेंट का क्या सीन लिया था? 2 डेट्स बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी थी, एक बार फिर चेक कर ले। जब जब सप्लायर अपनी बुक्स में एंट्री कर लेता है कि हाँ मेरे पास पेमेंट आ गई है, या जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब अगर मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स को रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूँ, तो जब रिसीवर के अकाउंट से पैसा, यानी रिसीवर ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी थी कि यस डेबिट हो गया पैसा, ठीक है, और या उसके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, मतलब या तो जब वो अपनी बुक्स में एंट्री करता है कि हाँ पैसा गया, या फिर जब उसके बैंक से पैसा चला जाता है। तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें बनती हैं ना हमारी। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या था? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जब उसको गुड्स रिसीव हुई। दूसरा, जब उसने पेमेंट करी। ये 2 डेट होंगी, या तो बैंक में एंट्री का डेट या बुक्स में एंट्री का डेट, विच एवर इज़ अर्लियर लेना है आपको। ये मैं चेक करके बता सकती हूँ, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है। तीसरा क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जब उसको इनवॉइस इशू हुआ होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिन लेके चलो। जैसे मान लीजिए 1 जून को इनवॉइस इशू हुआ है तो 30 जून ले लो ना, 30 जून की नहीं बल्कि 1 जुलाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो प्लस यहाँ, फिर यहाँ, तीनों का जो अर्लियर डेट होगी, अर्लीस्ट जो डेट होगी, वही हमारा होगा सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। आप चेक कर सकते हो डायग्राम से। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज में क्या होगा? सप्लाई कैसे कर लेंगे? अर्लीस्ट कैसे? एक तो जब आपको गुड्स मिली, या तो वो डेट ऑफ पेमेंट में वही बात क्या आ गई, जब आपकी बुक्स में एंट्री हुई पेमेंट की, या तो वो, या फिर जब आपके अकाउंट से पैसा गया वो। इन दोनों में जो डेट होगी अर्लीस्ट वो यहाँ पे ले लेना है, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये डेट, ये वाली डेट और ये वाली डेट, तीनों को कंपेयर करेंगे और जो भी डेट अर्लीस्ट होगी वो हम ले लेंगे। ठीक हो गया। अभी आ रहा है
टाइम सप्लाई इन अदर सिचुएशन अंडर रिवर्स चार्ज। कई बार क्या होता है कि ना तो हमारे पास ये डेट अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है। वो कह रहा है कि अगर तीनों अवेलेबल नहीं है तब क्या करोगे? कोई बात नहीं, तब उसका भी हमारे पास इलाज है। उसका इलाज है कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या मतलब? जब आपने अपने बुक्स में एंट्री की है, एक तो बुक्स में एंट्री आपने ये की थी, पेमेंट की एंट्री की थी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेरे पास ये डेट भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि आपने अपनी बुक्स में उस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री की है, राइट, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है, तो वो ले लो। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 15 मई, ये तो मुझे दे दिया। डेट ऑफ पेमेंट है 15 जुलाई, ये देखो डेट ऑफ रिसिप्ट है 15 क्या दिया इसने 15 मई। ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट है 15 जुलाई। और क्या कह रहा है? डेट ऑफ इन्वॉइस इशू करने की डेट है 1 जून, तो इसका 30 दिन और लो, 30 जून हो गया, मतलब 30 दिन तो बनते हैं इसके 1 जुलाई को। तो यहाँ पे 1 जुलाई, ऊपर 15 जुलाई एंड ऊपर है 15 मई। इन तीनों में अर्लीस्ट कौन सी है, चेक करके बताएं। हमारी 1 जुलाई बनती है ना। ठीक है, तो जो डेट ऑफ इन्वॉइस होगी वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैडम ये तो दे रखी है, तो फिर ये वाला कहाँ से आएगा? अरे ये वाला तब आएगा अगर पहले तीनों ना दे रखे हों, तब आपको लास्ट में करना है डेट ऑफ एंट्री। इसने चारों दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये करोगे इस क्वेश्चन में कि आप तो पहले तीनों का कंपैरिजन करोगे ना, पहले 3 डेट्स का, क्योंकि वो तो मुझे दे रखी हैं। ये तो तब आपने करना है जब आपको तीनों डेट्स ना दे रखी हों। अगर वो दे रखी हैं देन आपको इसको नहीं छेड़ना है। तो लास्ट वाली जो डेट है ना, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसीवर 18 में, इसको नहीं हाथ लगाना है। इसको तब देखना है अगर आपको पहली तीनों डेट्स ना दे रखी होती। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया हमारा? ओके जी, चलिए फिर आ रहा है तीसरा केस। पहला हो गया था फॉरवर्ड चार्ज, जब सप्लायर जीएसटी पे करता है। दूसरा हो गया है रिवर्स चार्ज। अब तीसरे पे आ जाते हैं इन केस सप्लाई बाय वाउचर। जब कई बार क्या होता है कि कुछ वाउचर्स वो सप्लाई करता है। वाउचर्स एक्चुअली एक जैसे आप कोई जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब सप्लाई किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी सामान इधर उधर जाता है, तो वाउचर भी कई बार वो देता है इनवॉइस की बजाय। तो उसमें ये देखना है, उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो गुड्स की पहचान हो चुकी है, गुड्स आर आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट, जब गुड्स आइडेंटिफाइड कर सकते हैं उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, तो जिस दिन आपने वाउचर इशू किया, अगर उस दिन गुड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो डेट लेनी है। या अगर उसको ऐसा नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब आप वाउचर जो है रिडीम करेंगे। ठीक है, रिडीम करने का मतलब समझ लें, जब उसके बदले में पेमेंट हमें मिलती है, दैट इज़ रिडम्पशन। ठीक है, सो 2 केस हो गए। कैसे? वाउचर, अगर वाउचर देने के समय अगर गुड्स आइडेंटिफिएबल हैं देन जो इशू का डेट होगा वाउचर का वो लेना है। नहीं तो जब हमने रिडीम करवाए वाउचर उस दिन आप क्या करोगे, वो वाली डेट ले लोगे। तो तीसरा केस क्लियर हो गया हमारा। डायग्राम में देख सकते हो आप, एग्जिटिस है। चौथे में और लास्ट में आ जाते हैं रेजिडुअल प्रोविज़न, बचे कुचे प्रोविज़न में चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले तीनों में नहीं पॉसिबिलिटी बनती, कोई इनवॉइस इशू नहीं हो रहा, मतलब सप्लाई हम फॉरवर्ड चार्ज में नहीं है, हम रिवर्स चार्ज में भी नहीं आते, हम इधर भी नहीं आते, वाउचर वाले केस में भी नहीं आते, तो बचे कुचे प्रोविज़न यहाँ आएंगे। उसमें क्या करना है, जब हम पर पहले तीनों प्रोविज़न लागू नहीं होते तो हम देखेंगे कि क्या रिटर्न फाइल की है हमने। तो अगर हम पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न वाली डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो जिस दिन आप टैक्स पे करते हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। चेक कर सकते हैं इस डायग्राम में रेजिडुअल प्रोविजंस। इफ़ टाइम ऑफ सप्लाई इज़ नॉट डिटर्मिनेबल अंडर दिस, पहले तीनों केसेस में आप नहीं आ रहे हो, तब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, या तो फाइल अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो भाई वो वाली डेट, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो टैक्स का फिर वो वाली डेट। ठीक है,
तो दोनों में से एक चीज़ मिलते ही उस पर ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई दिखा देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।